अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम फिज़िक्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करने हैं। क्वेश्चन 3.1 है, व्हेन वी किक ए स्टोन वी गेट हर्ट। जब हम एक पत्थर को ठोकर मारते हैं तो हमारा पैर उस पर चोट लगती है या वो ज़ख्मी हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू, इसकी वजह है। पार्ट ए है इनर्शिया, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है मोमेंटम और ऑप्शन डी है रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी है, दैट इज़ रिएक्शन। रीज़न क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन है जो मिकदार में बराबर और सिमत में क्या होते हैं, मुखालिफ होते हैं। तो हम क्योंकि पत्थर को ठोकर मार रहे हैं तो ये एक्शन है, नतीजतन पत्थर भी रिएक्शन करता है, मतलब वो भी हमारे पैर को क्या मारता है, ठोकर मारता है। तो उसी ठोकर की वजह से हमें चोट लगती है या हमारा पैर जख्मी भी हो सकता है। MCQ 3.2, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल। एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी हरकत जारी रखेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कब तक? ऑप्शन ए है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू डिक्रीज, यानी कि जो मजमूई फोर्स है वो कम होना शुरू हो गई है। बी है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, इस पर अमल करने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो हो गई है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिगिंस टू इंक्रीज, इस पर अमल करने वाली रिजल्टेंट फोर्स में इजाफा होना शुरू हो गया है। ऑप्शन डी है, द रिजल्टेंट फोर्स इज एट राइट एंगल टू इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस बॉडी की टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ 90 का जाविया बना रही है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो। असल में बाकी तमाम केसेस में फोर्स जो है वो चेंज हो रही है। जब फोर्स चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन जब फोर्स जो है ना वो ज़ीरो हो जाती है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो एक कांस्टेंट है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब बॉडी पर अमल करने वाली फोर्स ज़ीरो हो गई तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर फोर्स में वेरिएशन हो रही है, वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उस हिसाब से फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। Which of the following is a non-contact force? Friction, air resistance, electrostatic force, tension in the string। कौन सी जो फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि बगैर दो बॉडीज़ के मिले वो अमल कर सकती है। तो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन भी तभी पैदा होती है जब दो सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में आती हैं। एयर रेजिस्टेंस में भी हवा और बॉडी का कॉन्टैक्ट बनता है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग में भी दो बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में होंगे तभी टेंशन पैदा होगी। तो जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बगैर कॉन्टैक्ट के अमल कर सकती है। MCQ 3.4, a ball with initial momentum p hits a solid wall and bounces back with the same velocity. Its momentum p dash after collision will be, option A है p dash is equal to p, option B है p dash is equal to minus p, option C है p dash is equal to 2p और option D है p dash is equal to minus 2b। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास B है, दैट इज p dash is equal to minus p। तो रीज़न ये है कि जब बॉल बाउंस बैक करती है तो वो सेम वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक करती है, लेकिन डायरेक्शन हो चुकी होती है अपोजिट, जिसकी वजह से माइनस के साइन का इजाफा हो जाएगा, और यही माइनस जो है ना उसके मोमेंटम को भी क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो इसलिए मोमेंटम की मिकदार तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। MCQ 3.5, a particle of mass m moving with velocity v collides with another particle of the same mass at rest। एक पार्टिकल है जिसका मैस m है और वेलोसिटी v है, तो सामने सेम मैस के पार्टिकल के साथ जाकर टकराता है और वो सामने वाला पार्टिकल रेस्ट की हालत में है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन इज, कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन ए है v, ऑप्शन बी है माइनस v, ऑप्शन सी है 0 और ऑप्शन डी है -1/2। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब दो पार्टिकल्स का मैस आपस में बराबर हो और वो कोलाइड करें तो उनकी वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती हैं, मतलब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी दूसरे के पास चली जाएगी और दूसरे की वेलोसिटी पहले के पास आ जाएगी। तो क्योंकि कोलिजन से पहले दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी तो कोलिजन के बाद वो पहले पार्टिकल के पास आ गई, यानी कि कोलिजन के बाद पहले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। MCQ 3.6 में कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दीज। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इन कवानीन में से किस जैसी है? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है सी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसकी रीज़न ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी एक्शन और रिएक्शन का बताया गया है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी दरअसल यही दो चीज़ें होती हैं, एक्शन और रिएक्शन। MCQ 3.7, एन ऑब्जेक्ट विद ए मास ऑफ 5 किलोग्राम मूव्स एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 किलोग्राम है और वो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। ए कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट्स फॉर 5 सेकंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एक कांस्टेंट फोर्स 5 सेकंड के लिए उस ऑब्जेक्ट पर अमल करती है एंड गिव्स इट ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 से 2 मीटर पर सेकंड पर आ जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी वो फोर्स जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रही है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, ऑप्शन ए 5 न्यूटन, ऑप्शन बी -10 न्यूटन, ऑप्शन सी -12 न्यूटन और ऑप्शन डी -15 न्यूटन।
तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है -12 न्यूटन। तो ये हम फार्मूला की मदद से साबित कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या लगेगा, F = mvf - vi/t। ये है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्योंकि -2 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी, तो इसमें से आप माइनस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। बाद वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में थी, इस वजह से उसके साथ हमने माइनस लगाया। तो -2 और -10 आपके पास हो जाएंगे -12, और आप -12 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 और 5 तो कट जाएंगे, तो -12 न्यूटन ही आपके पास आंसर आ जाएगा। MCQ 3.8 ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक बड़ी फोर्स एक जिस्म पर थोड़ी देर के लिए अमल करती है। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमिन। तो इस केस में कौन सी मकदार मालूम करना आसान होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टाइम इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, नन ऑफ दीज। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। रीज़न ये है कि ये हमें इम्पल्स देता है, और असल में ये जो लार्ज फोर्स थोड़ी देर के लिए अमल करती है तो वो इम्पल्स के केस में ही अमल करती है। जैसे आप कील को हथौड़े से ठोक रहे हैं, तो जब हथौड़ा कील के साथ टकराता है तब इम्पल्स अमल करती है। आप क्रिकेट बॉल को बैट से हिट करते हैं तब इम्पल्स अमल करती है। आप फुटबॉल को पैर से ठोकर लगाते हैं, हिट करते हैं, तब इम्पल्स अमल करती है। MCQ 3.9 ए लुब्रिकेंट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सर्फेसेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन। वो कह रहा है कि एक लुब्रिकेंट यानी कि तेल या ग्रीस को दो सतहों के दरमियान लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो। द लुब्रिकेंट डिक्रीजेज टेम्परेचर, एक्ट एज बॉल बेरिंग। लुब्रिकेंट जो आप दो सतहों के दरमियान लगाते हैं वो टेम्परेचर कम करता है या बॉल बेरिंग के तौर पर अमल करता है। ऑप्शन सी है प्रीवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेसेज, और ऑप्शन डी है प्रोवाइड्स रोलिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है कि दो सतहों का जो आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो उससे ख़त्म हो जाता है, और चौथा ऑप्शन डी हमारे पास है कि ये रोलिंग फ्रिक्शन पैदा करता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, प्रीवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सर्फेसेज। जब आप दो रगड़ खाने वाली सतहों के दरमियान तेल या ग्रीस यानी कि लुब्रिकेंट लगा देते हैं तो वो उन दो सतहों को डायरेक्ट आपस में मिलने से रोक देता है, जिससे फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाती है। सेक्शन बी में हमारे पास हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। जी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.1 है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स। एक फोर्स हरकत के अंदर कौन सी तब्दीलियां पैदा कर सकती है। तो आंसर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की हेडिंग आप दे सकते हैं। ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग इट्स स्पीड, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन। पहला फोर्स का असर ये है कि ये ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकती है या कम कर सकती है, चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। दूसरा असर ये है कि हरकत करते हुए जिस्म की डायरेक्शन को ये तब्दील कर सकती है, मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। तीसरा इसका असर ये है कि जिस्म रुका हुआ था तो ये उसको हरकत दे सकती है। MCQ 3.2 गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्सेज की 5 एग्जांपल्स दें। सबसे पहले हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स, फिर है टेंशन इन स्ट्रिंग, फिर है एयर रेजिस्टेंस, और फिर नॉर्मल फोर्स, उसके बाद है अप्लाइड फोर्स। तो ये पांचों फोर्सेज ऐसी हैं जो दो बॉडीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद ही अमल करती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 3.3 एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है वो फ्री स्पेस में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कब तक मूव करता रहेगा। आंसर कंटिन्यूटी ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद दैट कांस्टेंट वेलोसिटी indefinitely unless acted upon by an external unbalanced force। मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस के अंदर हमेशा के लिए हरकत करता रहेगा। हाँ अलबत्ता अगर कोई फोर्स ऐसी आ जाती है जो इसकी मोशन को तब्दील कर दे या रोक दे तो फिर ये रुक सकता है। क्वेश्चन 3.4 डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। आंसर इम्पल्स, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच इट एक्ट्स। इम्पल्स हासिल ज़राब उस फोर्स का और उस वक्त का जिसके दौरान फोर्स अमल करती है। इट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स के लगने से जिस्म के मोमेंटम में जो चेंज आएगा ये इम्पल्स उसके बराबर होती है। मैथमेटिकल फॉर्म इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। क्वेश्चन 3.5 वाई हैज़ नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन अर्थ। न्यूटन का जो पहला कानून है वो ज़मीन पर साबित क्यों नहीं होता। दरअसल इसके उस हिस्से की बात की जा रही है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो बॉडी हरकत कर रहा है वो हमेशा हरकत करता रहेगा, तो ज़मीन पर हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। आंसर Newton's first law cannot be easily observed on Earth because there is always some form of external force acting on object, such as friction or air resistance, which eventually brings the moving object to a stop। वो कहता है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका मुशाहिदा हम ज़मीन पर इस वजह से नहीं कर सकते कि कोई ना कोई इजाफी फोर्स ऐसी मौजूद होती है जो आखिरकार जिस्म की हरकत को रोक देती है, जैसे फ्रिक्शन हो गई या एयर रेजिस्टेंस यानी कि हवा की मज़ामत हो गई। तो हम ज़मीन पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं देखते कि जिसको हमने हरकत दी हो और वो हमेशा के लिए हरकत करता रहे। Question 3.6 when sitting in a car which suddenly accelerate from rest you are pushed back into the seat, why।
वो कह रहा है कि आप कार में बैठे हैं जो रुकी हुई है और कार अचानक चल पड़ती है तो आप सीट की तरफ धक्का खाते हैं, इसकी क्या वजह है? आंसर, दिस हैपन्स ड्यू टू इनर्शिया। ये किस वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। योर बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, आपका जो जिस्म है वो रेस्ट की हालत में रहना चाहता है इनर्शिया की वजह से। When the car accelerates forward, जब कार आगे की तरफ बढ़ती है, your body resists the change and remains in the original position relative to the seat। तो आपका जो जिस्म है वो हरकत के खिलाफ मज़ाहमत देता है और सीट के साथ ओरिजिनल पोजीशन में रहना चाहता है, मेकिंग इट फील एज इफ़ यू आर पुश्ड बैक। तो इस इनर्शियल इफेक्ट की वजह से आप अपने आप को सीट की तरफ धकेलता हुआ महसूस होते हैं, सीट की तरफ झटका खाता हुआ महसूस करते हैं। क्वेश्चन 3.7, द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ इज अ नेट फोर्स। वो कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर जो फोर्स बयान की गई है वो नेट फोर्स है। वाई इज इट सो? तो नेट फोर्स का इसमें जिक्र क्यों किया गया है? इट मस्ट बी अ नेट फोर्स बिकॉज द लॉ एक्सप्लेन्स हाउ द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट। वो कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ये बताता है कि जिस्म पर अमल करने वाली तमाम जो मजमूई फोर्सेज हैं वो टोटल एक्सेलरेशन पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। इफ मल्टीपल फोर्सेज एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ देयर वेक्टर सम मीन नेट फोर्स दैट डिटरमिन्स द चेंज इन मोशन। वो कह रहा है कि जिस्म पर बहुत सारी फोर्सेज अमल कर रही हैं तो हमें उनका लेना पड़ेगा वेक्टर सम, और वेक्टर सम से जो फोर्स हासिल होती है उसका नाम है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स ये फैसला करेगी कि जिस्म की मोशन या एक्सेलरेशन के अंदर कैसा चेंज आएगा। क्वेश्चन 3.8, हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप कैसे ये साबित करेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है? इट कैन बी शोन बाय अटैचिंग ए स्प्रिंग बैलेंस टू ए हैवी ब्लॉक एंड मेजरिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड इट अक्रॉस ए सरफेस। हमने एक लकड़ी का भारी ब्लॉक लेना है, उसके साथ एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच करना है और फिर उस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से उसे किसी सरफेस के ऊपर खींचना है। देन प्लेस द सेम ब्लॉक ऑन रोलर्स और व्हील्स एंड मेजर द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल इट। फिर हमने उस ब्लॉक के नीचे पहिए लगा देने और फिर उसको स्प्रिंग बैलेंस की मदद से खींचना है और फोर्स मेजर करनी है जो इसको खींचने के लिए दरकार है। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द रोलिंग मोशन विल बी सिग्निफिकेंटली लेस। तो आप वाज़े तौर पर देखेंगे कि जब आपने पहिए लगा लिए हैं, व्हील लगा लिए हैं ब्लॉक के नीचे, तो तब आपको बहुत कम फोर्स लगानी पड़ रही है, जैसे आपको शक्ल के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन 3.9, डिफाइन थर्मल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी की तारीफ करें। सॉरी, मैंने थर्मल बोला था, टर्मिनल। Terminal velocity. Terminal velocity is the constant maximum velocity reached by an object falling through fluid like air or water when the force of air resistance equal the gravitational force acting on it, resulting in a net force of 0। वो कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है ना किसी जिस्म की कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी है वो जब किसी फ्लूइड में से गिर रहा होता है नीचे की तरफ। कब बनती है ये वेलोसिटी? जब उस पर अमल करने वाली एयर रेजिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाती है और उस पर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही होती, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाती है। क्वेश्चन 3.10, एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस वांट्स टू रिटर्न टू हिज स्पेसशिप बाय फायरिंग हैंड रॉकेट, इन व्हाट डायरेक्शन डज ही फायर द रॉकेट। वो कहता है कि एक एस्ट्रोनॉट खलाबाज है तो वो स्पेस के अंदर वॉक कर रहा है, अपने स्पेसशिप से दूर चला गया है। तो स्टूडेंट्स स्पेस में आप पैरों से नहीं चल सकते, ठीक हो गया। तो उसके पास हैंड रॉकेट होगा, वो उसको किस डायरेक्शन में फायर करे ताकि वो रॉकेट की तरफ पहुंच जाए। तो आंसर है द एस्ट्रोनॉट मस्ट फायर द रॉकेट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द स्पेसशिप। एस्ट्रोनॉट जो है ना स्पेसशिप की मुखालिफ शिमत में अपना रॉकेट फायर करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द रॉकेट विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द गैसेज। तो न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक रॉकेट गैसेस पर फोर्स लगाएगा जो कि एक्शन की फोर्स होगी, एंड द गैसेस विल एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट। नतीजतन गैसेस जो है वो रॉकेट या एस्ट्रोनॉट पर फोर्सेस लगाएंगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, यानी कि रिएक्शन के तौर पर वो फोर्सेस सामने आएंगी। पुशिंग हिम टुवर्ड्स शिप, जिससे वो शिप की तरफ धकेल दिया जाएगा। जैसे आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि एस्ट्रोनॉट की बैक साइड पर जो है ना स्पेसशिप मौजूद है और एस्ट्रोनॉट ने रॉकेट उठाया हुआ है, हैंडहेल्ड रॉकेट उठाया हुआ है, तो वो अपने रॉकेट को स्पेसशिप की अपोजिट डायरेक्शन में फायर करता है। तो गैसेज आएंगी रॉकेट की अपोजिट डायरेक्शन में और रॉकेट और एस्ट्रोनॉट दोनों मूव करेंगे किसकी तरफ? स्पेसशिप की तरफ। सेक्शन सी, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। 3.1, टू आइस स्कैटर्स weighing 60 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर ऑन द फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। वो कह रहा है कि रगड़ के बगैर आइस ट्रैक है, उस पर दो स्कैटर्स हैं, एक का मैस 60 किलोग्राम है, दूसरे का 80 किलोग्राम है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलते हैं। द 60 किलोग्राम स्कैटर गेन्स वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। 60 किलोग्राम वाला स्कैटर 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करता है। कंसीडरिंग ऑल रेलेवेंट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू दिस सिचुएशन। तो तमाम जो कैलकुलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बताएं कि यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होगा।
Conservation of momentum and Newton's third law states that to every action there is always an equal and opposite reaction. न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन के लिए मिकदार में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट रिएक्शन मौजूद होता है. व्हेन द स्कैटर पुश ईच अदर, जब स्कैटर एक दूसरे को धकेलते हैं, दे एक्सर्ट इक्वल फोर्सेस फॉर द सेम टाइम, वो बराबर मिकदार की फोर्सेस बराबर टाइम के लिए लगाएंगे, रिजल्टिंग इन इक्वल एंड अपोजिट चेंज इन मोमेंटम. तो उनके मोमेंटम में भी बराबर की तब्दीली आएगी लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. तो हम इसकी मदद से दूसरे स्कैटर की जो वेलोसिटी वो कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले स्कैटर का मास है 60 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी v1 है 4 मीटर पर सेकंड. दूसरे स्कैटर का मास है 80 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है. तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करेंगे. इनिशियल मोमेंटम था 0, फाइनल मोमेंटम जो है वो पहले स्कैटर का है m1 v1 और दूसरे का है m2 v2, इसलिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि 0 के बराबर होंगे. इसमें आप वैल्यू डाल दें, m1 है 60, v1 है 4, m2 है 80 और v2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो 6 4 24 ये 240 हो जाएगा पहला, आगे हो गया 80 v2, फिर 240 को लेफ्ट साइड पर ले जाएं और अगेन 80 को भी राइट साइड पर लेकर जाना था, दूर शिफ्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो v2 है दूसरे स्कैटर की जो वेलोसिटी वो कितनी आएगी, -3 मीटर पर सेकंड. क्योंकि ये भारी है, इसका मास ज़्यादा है, इस वजह से इसकी वेलोसिटी कम है और नेगेटिव साइन ये जाहिर करता है कि दूसरे स्कैटर की वेलोसिटी पहले स्कैटर की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी. क्वेश्चन 3.2, इन्फ्लेटेबल एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल्स एज सेफ्टी इक्विपमेंट. वो कह रहा है कि एयर बैग जिनके अंदर हवा भरी होती है वो इंस्टॉल किए जाते हैं गाड़ी के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट के तौर पर. इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर बैग ओवर सीट बेल्ट. वो कह रहा है कि मोमेंटम की टर्म्स में, मोमेंटम के नुक्ता नज़र से जो एयर बैग है उसका सीट बेल्ट पर क्या फ़ायदा है. एयर बैग इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द पैसेंजर मोमेंटम इज़ रिड्यूस टू 0. वो कह रहा है कि सीट बेल्ट के मुकाबले में एयर बैग का ये फ़ायदा है कि जब खुदा न खास्ता हादसा होता है तो यकदम जो है ना मोमेंटम 0 की तरफ जा रहा होता है पैसेंजर का, तो ये एयर बैग उसका टाइम बढ़ा देता है ड्यूरिंग अ कोलिजन, टकराव के दौरान. सिंस फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है. इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेज द इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पैसेंजर. अगर हम जो है ना चेंज ऑफ मोमेंटम का टाइम बढ़ा देंगे तो जो इम्पल्स लगेगी यानी कि जो चोट लगेगी पैसेंजर को उसका टाइम बहुत बढ़ जाएगा, देयर बाई रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी. तो वो जो इम्पल्स है उसकी मकदार टाइम बढ़ने से बहुत कम हो जाएगी, तो चोट का खदशा भी काफ़ी हद तक क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है. जी, फिगर में आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि जब सीट बेल्ट जो है ना पैसेंजर ने या ड्राइवर ने बांधा हुआ है तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत थोड़ा है, जबकि अगर एयर बैग हो तो वो एयर बैग को सुकड़ने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, जिससे इम्पल्स की फोर्स बहुत रिड्यूस हो जाएगी और चोट का चांस बहुत कम हो जाएगा. Question 3.3, a horse refuses to pull a cart. The horse argues, according to Newton's third law, whatever force I exert on the cart will exert an equal and opposite force on me. बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. एक घोड़ा जो है ना वो तांगा खींचने से मना कर देता है. वो कहता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक मैं जितनी फोर्स तांगे पर लगाऊंगा तांगा भी उतनी फोर्स मुझ पर लगाएगा, लिहाजा नेट फोर्स क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी. सिंस द नेट फोर्स विल बिकम ज़ीरो देयरफॉर आई हैव नो चांस ऑफ एक्सेलरेटिंग पुलिंग द कार्ट. क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगी लिहाजा मैं कार्ट को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, मतलब उसको खींच नहीं सकता. व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस रीजनिंग. तो घोड़े की ये जो रीजनिंग है वो गलत क्यों है. द हॉर्स मिस्टेक इज़ थिंकिंग द फोर्स आर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. घोड़े की दलील के अंदर गलती ये है कि वो समझ रहा है कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं, यानी कि एक्शन और रिएक्शन की दोनों फोर्सेज एक ही जिस्म पर लग रही हैं. द हॉर्स पुल्स द कार्ट व्हाइल द कार्ट पुल्स द हॉर्स. कि घोड़ा जो है ना वो कार्ट को खींचता है और कार्ट जो है वो घोड़े को खींचता है. तो एक्सेलरेट द हॉर्स मस्ट पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. लेकिन असल बात यह है कि अगर घोड़े ने जो है ना वो तांगे को खींचना है तो उसे ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलना होगा. द ग्राउंड देन पुशेस द हॉर्स फॉरवर्ड. तो ज़मीन फिर घोड़े को आगे की तरफ बतौर रिएक्शन धकेलेगी. द हॉर्स मूव्स फॉरवर्ड, वो घोड़ा आगे की तरफ हरकत करेगा. बिकॉज द ग्राउंड पुश ऑन इट इज़ ग्रेटर दैन द कार्ट्स पुल ऑन इट. तो ग्राउंड की जो रिएक्शन की फोर्स है वो कार्ट की एक्शन की फोर्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी, लिहाजा घोड़ा खुद भी आगे हरकत करेगा और उसके पीछे जो ठेला बंधा हुआ है वो भी आगे की तरफ हरकत करेगा. क्वेश्चन 3.4, व्हेन ए क्रिकेट बॉल हिट्स हाई. जब एक क्रिकेट बॉल को ऊंची शॉट लगाई जाती है, ए फील्डर ट्राइज टू कैच इट. फील्डर उसका कैच करने की कोशिश करता है. वाइल होल्डिंग द बॉल ही शी ड्राज हैंड्स बैकवर्ड. वाई. तो जब वो बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है अपने हाथ बहुत ज़्यादा पीछे कर लेता है, तो इसकी क्या वजह है. ड्राइंग हैंड्स बैकवर्ड इंक्रीजेज द टाइम इट टेक्स टू स्टॉप द बॉल. जब बाजू हाथ पीछे खींचे जाते हैं तो उनका मकसद होता है कि बॉल को पकड़ने का टाइम बढ़ाया जाए. दिस रिड्यूसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फील्डर्स हैंड्स. इससे बॉल की वजह से फील्डर के हाथों पर जो फोर्स लग रही होती है उसका टाइम बढ़ जाता है, मेकिंग इट ईजियर एंड लेस पेनफुल टू कैच.
तो वो टाइम बढ़ने से जो इम्पल्स होगी उसकी मिकदार में कमी आएगी, तो कैच करना क्या होगा, आसान होगा, हाथ पे चोट लगने का खदशा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Question 3.5. When someone jumps from a small boat into the river bank, why does the jumper often fall into the water? Explain. वो कह रहा है कि जब एक शख्स ना छोटी कश्ती से जंप लगाता है किनारे की तरफ तो अक्सर वो पानी में गिर जाता है, इसकी क्या वजह है? When the person jumps forward action, they exert an equal backward force on the boat direction. वो कह रहा है कि जब जंपर जंप लगाता है तो वो एक्शन की फोर्स लगाता है कश्ती पर, जो कि वो पीछे की तरफ लगाता है। बिकॉज द बोट इज स्मॉल एंड फ्लोट्स, दिस फोर्स पुशेस द बोट अवे। क्योंकि कश्ती छोटी है और पानी के ऊपर खड़ी है, तो वो जो फोर्स पीछे की तरफ लगाता है ना, उससे कश्ती पीछे की तरफ हिल जाती है, हरकत करती है। काजिंग द पर्सन टू लूज बैलेंस एंड पोटेंशियली फॉल। तो कश्ती के पीछे होने की वजह से जो बंदा है उसका तवाज़ुन बिगड़ जाता है, जहाँ पर वो जंप लगाकर पहुँचने का सोच रहा होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँचता और पानी में गिर जाता है। Question 3.6. Imagine that if friction vanishes suddenly from everything, then what could be the scenario of daily life activities? वो कहता है कि अगर फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के क्या हालात होंगे। Loss of control without friction, we could not walk as our feet would slide. पहला तो मसला ये होगा कि हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पैर फिसलना शुरू हो जाएंगे तो हम हरकत नहीं कर सकेंगे। कार्स कुड नॉट स्टार्टन, कारें मुड़ना बंद हो जाएंगी। और स्टॉप बिकॉज टायर्स नीड फ्रिक्शन विद द रोड। अगर चल पड़ेंगी तो वो रुकना भूल जाएंगी, ब्रेकें काम करना छोड़ देंगी, कारें रुकेंगी नहीं। नेल्स, स्क्रूज एंड इवन नॉट्स वुड स्लिप अपार्ट। कील आप लगाएंगे, स्क्रू आप लगाएंगे या आप गांठ लगाएंगे, सारी चीज़ें स्लिप हो जाएंगी, कोई भी चीज़ ठहरेगी नहीं। एंड एवरीथिंग वुड स्लाइड अंटिल इट हिट एन ऑब्स्टेकल। हर चीज़ जो है वो फिसलना शुरू हो जाएगी, हत्ता कि वो किसी और चीज़ से जाकर टकरा जाए, तब वो रुकेगी। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।